ओके, NRE 2 में हम डिस्कस कर रहे थे लैब इंटरप्रिटेशन, और उसमें स्टेशन है, आप गए हो स्टेशन पे, सामने रखा हुआ है CSF की रिपोर्ट, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड की रिपोर्ट रखी गई है, और आपसे पूछते हैं कि इसको देख के बताइए डायग्नोस क्या है। ठीक है, तो आपको पता है कि CSF यानी लंबर पंक्चर हम करते हैं टू डायग्नोज द कॉज ऑफ मेनिंजाइटिस, टू नो द कॉज ऑफ मेनिंजाइटिस, राइट। अब देखें नॉर्मली CSF क्या होता है, अपीयरेंस, नॉर्मली द कलर इज क्लियर, नॉर्मली उसका ओपनिंग प्रेशर कितना होता है 50 to 20 मिलीमीटर ऑफ वाटर, WBC काउंट कितना होता है नॉर्मली 0 to 4, और जो नॉर्मली CSF में सेल्स होते हैं दैट इज़ लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स नॉर्मली भी होते हैं लेकिन तादाद में कम होते हैं, 0 to 4 होते हैं। ग्लूकोज कितना होता है, तो ग्लूकोज इज़ 50 to 60% ऑफ द ब्लड ग्लूकोज, हम सिंपल कह सकते हैं 1/3 या 2/3 ऑफ द ब्लड ग्लूकोज। दैट मीन्स कि अगर आपके ब्लड में, लेट सपोज आपके मरीज़ के ब्लड में ग्लूकोज है 120 मिलीग्राम, तो 120 मिलीग्राम का 1/3 कितना बन जाएगा, 120 को 3 पे डिवाइड करें तो ऑलमोस्ट बन जाएगा 40 मिलीग्राम, तो CSF में ग्लूकोज होना चाहिए 40 मिलीग्राम। ठीक है, तो दैट इज़ द 60% ऑफ द ब्लड ग्लूकोज, ब्लड में जितना ग्लूकोज है उसके 1/3 बराबर, 60% के बराबर CSF में होता है, ये नॉर्मल है। प्रोटीन्स कितने होते हैं, 0.2 to 0.4 ग्राम पर लीटर होते हैं, एंड नॉर्मली क्या कोई ऑर्गेनिज्म आपको मिलता है, नो, स्टेराइल होता है। अब देखें कि जब हमने LP कर लिया, लंबर पंक्चर कर लिया, फ्लूइड क्लियर है या टर्बिड सा है, ओपनिंग प्रेशर उसमें नॉर्मल है, लेकिन सेल्स देखें, सेल्स की तादाद में इजाफा हो चुका है, 10 to 2000 सेल्स हैं, और सेल्स मेनली कौन से मौजूद हैं, द सेल्स आर लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स ज़्यादा है, लिम्फोसाइट ज़्यादा है। व्हाट अबाउट द ग्लूकोज लेवल, ग्लूकोज लेवल ज़्यादा है या नॉर्मल है, सिंपली नॉर्मल, 50% से ज़्यादा है, दैट मीन्स कि नॉर्मल के रेंज में है, यानी ग्लूकोज में कोई कमी नहीं आई है, लेकिन सेल ज़्यादा हो चुके हैं, लिम्फोसाइट्स ज़्यादा हैं। प्रोटीन्स माइल्ड से ज़्यादा होंगे, 0.4 to 0.8, नॉर्मली 0.4 तक होते हैं, तो माइल्ड इंक्रीज आया है प्रोटीन में, माइल्ड इंक्रीज, सिग्निफिकेंटली इंक्रीज सेल्स में आया है, लिम्फोसाइट्स में, और ऑर्गेनिज्म हमें कोई नज़र नहीं आया। अगर लिम्फोसाइट्स ज़्यादा हो चुके हैं, प्रोटीन स्लाइटली ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल है, तो थिंक अबाउट वायरल मेनिंजाइटिस, देन इट इज़ वायरल मेनिंजाइटिस, यानी मेनिंजाइटिस इज कॉज्ड बाय वायरस। देन अगर हमने फ्लूइड निकाला, वो टर्बिड है या प्रोलेंट है, उसमें पस है, प्रेशर या तो नॉर्मल है या ज़्यादा है, सेल्स ज़्यादा है, और सेल्स मेनली कौन से हैं, पॉलीमॉर्फ्स, पॉलीमॉर्फ्स में हमारे पास मेनली सेल कौन सा आएगा, न्यूट्रोफिल्स, न्यूट्रोफिल ज़्यादा है, इंक्रीज न्यूट्रोफिल्स, तो लिम्फोसाइट्स नहीं बल्कि न्यूट्रोफिल ज़्यादा है, और ग्लूकोज कम हो चुका है, देयर इज डिक्रीज इन ग्लूकोज। सिंपल सी बात रखें, ग्लूकोज कम हो रहा है, न्यूट्रोफिल ज़्यादा है, यानी कि CSF में कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म मौजूद है जो CSF में मौजूद ग्लूकोज की इंटेक कर रहा है, ग्लूकोज को खा रहा है, ग्लूकोज को कंज्यूम कर रहा है, और ऑर्गेनिज्म यूजुअली कौन से होते हैं, बैक्टीरियाज, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है ये। मैं क्यों कह रहा हूँ बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है, क्योंकि बैक्टीरिया के केस में न्यूट्रोफिल ज़्यादा होंगे, और बैक्टीरिया के केस में ग्लूकोज का लेवल डाउन हो जाएगा, कम हो जाएगा, बिकॉज बैक्टीरिया ग्लूकोज कंज्यूम करते हैं, और प्रोटीन भी ज़्यादा होंगे, प्रोटीन इज रेस्ड, तो ग्लूकोज लो, न्यूट्रोफिल ज़्यादा आ गए, थिंक अबाउट बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। ठीक है, फिर फ्लूइड की अपीयरेंस टर्बिड या विस्कस है, प्रेशर नॉर्मल या एलिवेटेड होगा, सेल्स ज़्यादा हैं, 50 से 5000 तक है, और सेल्स मेनली कौन से हैं, लिम्फोसाइट्स। अब देखें वायरल के केस में भी लिम्फोसाइट ज़्यादा थे, यहाँ पर भी लिम्फोसाइट ज़्यादा है, बट डिफरेंस ये है कि वायरल के केस में ग्लूकोज लेवल वाज नॉर्मल, यहाँ पे ग्लूकोज ड्रॉप कर चुका है, ग्लूकोज ड्रॉप है। अगर ग्लूकोज ड्रॉप कर चुके हैं तो दैट मीन्स कि कोई ऑर्गेनिज्म है जो ग्लूकोज को कंज्यूम कर रहे हैं। अब वायरस तो ग्लूकोज को कंज्यूम करता नहीं है, तो वायरस के केस में ग्लूकोज नॉर्मल थे, यहाँ पे ग्लूकोज कम है,
और लिम्फोसाइट ज़्यादा हैं, इट्स आइदर टीबी, या तो ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस है या फंगल मेनिंजाइटिस है, इट्स आइदर ट्यूबरकुलर या फंगल मेनिंजाइटिस, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोटीन्स नॉर्मल भी हो सकते हैं, स्लाइटली रेस भी हो सकते हैं। और जील निल्सन स्टेन पॉजिटिव आ गया, अगर जील निल्सन स्टेन पॉजिटिव है तो फिर टीबी सोचे। अगर वो कहे कि इंडिया इंक स्टेन पॉजिटिव था, इंडिया इंक स्टेन, तो देन थिंक अबाउट फंगस, और फंगस यूजुअली होता है क्रिप्टोकोकस न्यूफॉर्मेन, एड्स, HIV एड्स के मरीज में कॉमन ऑर्गेनिज्म है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अगर आपने डिफरेंशिएट करना है वायरल, बैक्टीरियल एंड ट्यूबरकुलर, इस बेस पे आप डिफरेंशिएट करोगे। मेन पॉइंट्स आपके पास सेल्स है और ग्लूकोज है। सेल्स लिम्फोसाइट से ग्लूकोज नॉर्मल वायरल है, सेल्स लिम्फोसाइट से ग्लूकोज कम है, टीबी या फंगल है। जीनल स्टेन पॉजिटिव है तो टीबी है, इंडिया इंक स्टेन पॉजिटिव है तो फंगस है। सेल्स में ज़्यादा कौन से सेल्स है? न्यूट्रोफिल्स है, पॉलीमॉर्फ्स, और ग्लूकोज कम है, इट इज बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। तो ये तो आपने डायग्नोस कर लिया कि सर इट इज बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। फिर वो आपसे क्या पूछ सकते हैं, इसके रिलेटेड वाइवा पूछ सकते हैं। तो वाइवा में क्या पूछ सकते हैं? वो आपसे पूछ सकते हैं कि व्हाट आर द कॉमन कॉजेज ऑफ बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। तो अगर वो आपसे पूछें कि कॉमन कॉजेज बता दें बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के, तो आपने एज वाइज बताना है। एज वाइज में न्यूबॉर्न में, अगर हम न्यूबॉर्न की बात करें, 6 महीने की उम्र तक जो बच्चे होते हैं उनमें स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाए। बिफोर दैट न्यूबॉर्न की अगर हम बात करें तो ग्रुप ए बीटा हेमोलाइटिकस स्ट्रेप्टोकोकस, ग्रुप बी बीटा हेमोलाइटिकस स्ट्रेप्टोकोकस एगेलेक्शिया, ये ऑर्गेनिज्म है मोस्ट कॉमन। इसके अलावा इकोलाई है, इसके अलावा लिस्टीरिया है। ये बैक्टीरियाज कॉमन होते हैं न्यूबॉर्न में, ठीक है। अगर चाइल्ड है, स्कूल गोइंग है, इस एज में, देन वी कैन थिंक अबाउट स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाए, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा एंड नाइजीरिया मेनिंजाइटिस, ये ऑर्गेनिजम्स फिर होते हैं। अगर टीनेजर हैं, टीन्स या एडल्ट्स हैं, तो एडल्ट्स में टॉप पे आपने रखना है नाइजीरिया मेनिंजाइटिस को, नाइजीरिया मेनिंजाइटिस। इसके अलावा स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई भी है, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा भी है, लेकिन टॉप पे आपने रखना है नाइजीरिया मेनिंजाइटिस को। ओल्ड एज है तो ओल्ड एज में स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई को ज़्यादा आपने टॉप पे रखना है, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा और नाइजीरिया मेनिंजाइटिस बाद में आएंगे, ठीक है। तो ये कुछ कॉमन बैक्टीरियाज हो गए, कॉमन बैक्टीरियाज। फिर इसके अलावा टीबी इन्फेक्शन है, ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस, वायरसेस हैं लाइक इको वायरस, हर्पीज वायरस, कॉक्सिकी वायरस। इसके अलावा फंगस है, फंगस में क्रिप्टोकोकस न्यूफॉर्मेन है, और क्रिप्टोकोकस न्यूफॉर्मेन जो फंगस है ये यूजुअली HIV एड्स इम्यूनो कंप्रोमाइज लोगों में करवाएगा मेनिंजाइटिस। वो आपसे सवाल पूछे कि चलो आपके पास पेशेंट आया है हेडेक के साथ, नेक स्टिफनेस के साथ, आप उसकी मैनेजमेंट में क्या करोगे? सबसे पहले मैनेज कैसे करोगे? तो आपने जवाब बिल्कुल भी ये मत देना कि सर हम LP करेंगे, वो रॉन्ग आंसर होगा। हम सबसे पहले क्या करेंगे? वी विल टेक ब्लड कल्चर, ब्लड कल्चर सबसे पहले हम लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे? वी विल स्टार्ट एम्पेरिकल थेरेपी, एम्पेरिकल थेरेपी हम शुरू करेंगे, एंड एम्पेरिकल थेरेपी में विल स्टार्ट विद एंटीबायोटिक्स। एम्पेरिकल थेरेपी में हम क्या क्या शुरू करवाते हैं? तो दैट डिपेंड्स ऑन द एज। अब देखते जाए कि एम्पेरिकल थेरेपी में हम क्या शुरू करेंगे। तो ये मैं यहाँ से आपको दिखा देता हूँ। एम्पेरिकल थेरेपी देके ब्लड कल्चर हमने ले लिया, उसके बाद एम्पेरिकल थेरेपी में एज 1 to 3 मंथ्स है तो हम देंगे एम्पिसिलिन, सेफ्ट्राइक्सोन या सिफोटोक्सिम। वाई एम्पिसिलिन? एम्पिसिलिन हम देते हैं पार्टिकुलरली लिस्टीरिया के लिए, लिस्टीरिया के लिए वी गिव एम्पिसिलिन, बाकी 2 के लिए सेफ्ट्राइक्सोन हम दे रहे हैं, ठीक है। तो ये आपने लिखना है। 3 महीने से लेके 55 साल की एज है तो सेफ्ट्राइक्सोन या सिफोटोक्सिम प्लस वेनकोमाइसिन है।
मोर देन 55 है सेफ्ट्राइक्सोन या सेफोटोक्सिम प्लस एम्पिसिलिन प्लस वेनकोमाइसिन। ये हमारी एम्पेरिकल थेरेपी है। अभी तक हमें ऑर्गेनिज्म का पता नहीं है, लेकिन हम ब्लाइंड थेरेपी कर रहे हैं अपनी नॉलेज के बेस पे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, वी विल आल्सो एड स्टेरॉइड्स, वी विल आल्सो एड एंटीवायरल एसाइक्लोविर, वी विल आल्सो एड एंटीपायरेटिक्स टू लोअर डाउन द टेम्परेचर एंड फ्लूइड्स देंगे मरीज को। तो हमने कल्चर ले लिया, कल्चर के बाद हमने ट्रीटमेंट शुरू की। उसके बाद हम करेंगे लंबर पंक्चर। लेकिन अब यहाँ पे भी एक चीज़ ज़रूरी है कि लंबर पंक्चर से पहले भी कुछ प्री रिक्विजिट्स होते हैं। हमें लंबर पंक्चर से पहले रूल आउट करना होगा रेज्ड इंट्राक्रैनियल प्रेशर को, क्योंकि अगर आईसीपी रेज्ड है तो फिर हम लंबर पंक्चर नहीं कर सकते। और उसके लिए हमें क्या करना होगा, जवाब देंगे सर हम सिटी स्कैन करेंगे। वी विल गो फॉर सिटी स्कैन ऑफ द ब्रेन, प्लेन सिटी स्कैन ऑफ द ब्रेन। आपका एग्जामिनर कह दे कि डॉक्टर साहब आप जहाँ पे काम कर रहे हो तो वहाँ पे इस टाइम तो सिटी स्कैन की सहूलत है ही नहीं, तो अब क्या करें हम। अगर सिटी स्कैन की सहूलत नहीं है तो फिर हमें फंडोस्कोपी करनी होगी। फंडोस्कोपी क्यों करेंगे, टू रूल आउट पेपिलो एडिमा, क्योंकि रेस्ट आईसीपी के फीचर्स में एक फीचर क्या होता है, पेपिलो एडिमा। तो फिर आप जवाब दे देना कि सर हम फंडोस्कोपी करेंगे। वो कहते ठीक है हमने आईसीपी रूल आउट कर लिया, वो ठीक था, अब क्या करेंगे, तो सर हम एलपी करेंगे। ठीक है, एलपी के बाद क्या करेंगे, एलपी की रिपोर्ट आएगी तो एलपी की रिपोर्ट को रिपीट करेंगे कि आया ये वायरल है या बैक्टीरियल है या ट्यूबरकुलोसिस है। अगर बैक्टीरियल आया तो हम जारी रखेंगे द एम्पेरिकल थेरेपी जो एंटीबायोटिक्स थे। अगर वो वायरल की तरफ बात गई तो हम एसाइक्लोविर जारी रखेंगे। अगर वो ट्यूबरकुलर की तरफ बात गई तो फिर हम स्टार्ट कर देंगे एटीटी, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स ऐड करेंगे। ठीक है, ये आपने लास्ट में बताना है। तो एटीटी किस तरह ऐड करेंगे, एटीटी में यू नो वी हैव 4 ड्रग्स, रिफम्पिसिन, आइसोनियाजिड, पायरिजेनामाइड, इथम ब्यूटोल प्लस विटामिन B6 ऐड करेंगे। विटामिन B6 हम ऐड करते हैं फॉर आइसोनियाजिड एंड कम अज़ कम वी विल ऐड दिस फॉर 12 मंथ्स। ये इलाज 12 महीने चलने वाला है, ये आपको पता होना चाहिए। साथ में इसके साथ वी विल ऐड स्टेरॉइड्स, स्टेरॉइड्स ऐड करेंगे डेक्सामेथासोन। और इन 12 महीने में पहले 2 महीने तक रिफम्पिसिन, आइसोनियाजिड, साथ में ये पूरे 12 महीने जारी रहेंगे। पायरिजेनामाइड, इथम ब्यूटोल को फिर हम बाद में बंद कर सकते हैं। ठीक है, और एंटीवायरल में एसाइक्लोविर था। तो ये आपका एक्सटेशन बेसिक मैंने आपको पॉइंट्स बता दिए फॉर मेनिंजाइटिस। CSF इंटरप्रिटेशन आपको पता होनी चाहिए, अप्रोच पता होना चाहिए कि पहले हमने ब्लड कल्चर लेना था, एम्पेरिकल एंटीबायोटिक शुरू करने थे, उसके बाद एलपी करनी है, एलपी के बाद बैक्टीरिया अगर है तो एंटीबैक्टीरियल जारी रखेंगे एंड वेट करेंगे CSF कल्चर एंड सेंसिटिविटी का। कल्चर में अगर पता चल गया कि कौन से एंटीबायोटिक देने हैं, कौन सा ऑर्गेनिज्म है, तो फिर उसके अकॉर्डिंग हम ट्रीट करेंगे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो अपने मेनिंजाइटिस में लाजमी याद रखने हैं। ठीक है, तो एक्सटेंशन आपका हो गया CSF एनालिसिस का।